नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 विज्ञान में हमारा 8वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। जीव जनन कैसे करते हैं। तो हमारा सवाल भी वही है कि जीव जनन क्यों करते हैं। सवाल ये है कि क्यों करते हैं। तो देखते हैं, यदि जीव जनन नहीं करते और यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने जैसा व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। इसी अस्तित्व के लिए जनन की क्रिया होती है। किसी स्पीसीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हमें यहाँ तक हमें लिखना है, यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, एक ही जाति के जीव समान क्यों होते हैं। तो वो भी यहीं पर है कि सामान्य रूप से हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत ही सीमा तक उनके समान दिखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, समझाइए कोशिका जनन। कोशिका जनन की बात करते हैं कि विभिन्न जीवों की आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश्य प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए और अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। और कक्षा 9 में हमने देखा कि केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र के डीएनए उसके अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में आता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन का संश्लेषण हेतु सूचना होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी और विभिन्न प्रोटीन के कारण शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। चौथा सवाल है, कोशिकीय जनन और उसके दौरान विभिन्नताओं का उद्भव। कोशिकीय जनन और उसके दौरान विभिन्नताओं का उद्भव देखते हैं कि कोशिकाएं यदि दोनों एक समान होती हैं और यहाँ से लिखेंगे खास करके, कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती और अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। परिणाम रूप से बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियाँ एक समान तो होगी परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती हैं। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। आगे चलते हैं। पांचवा सवाल, स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए विभिन्नता आवश्यक है। यहाँ पर हमारे पास है कि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नताएं होगी तभी उनके जीवित रहने की कुछ संभावनाएं हैं। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं और वृद्धि करते हैं।
अतः विभिन्नताएं होगी तभी स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में वह उपयोगी हैं। आगे चलते हैं। छठा सवाल है हमारे पास, विखंडन के बारे में समझाना है। विखंडन, एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके अभी तक परीक्षित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ के कोशिका विभाजन द्वारा सामान्य रूप से 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन के बारे में आगे देखते हैं। उसके 2 प्रकार भी देखेंगे हम लोग कि कुछ एक कोशिक जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है, जैसे कि कालाजार के रोगाणु लेशमानिया। इसमें कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहेंगे। तो विखंडन के 2 प्रकार हैं, बहुखंडन और दूसरा है द्विखंडन। कहाँ गया द्विखंडन? ये रहा। तो इसके 2 उदाहरण भी हैं। ये द्विखंडन है, ये द्विखंडन का उदाहरण अमीबा में, और ये प्लाज्मोडियम में है, बहुखंडन का उदाहरण है। तो ये 2 चित्र भी बनाने पड़ेंगे। उसके बाद 7वां सवाल है खंडन। टिप्पणी हमारी है खंडन के बारे में कि सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा। यह विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती हैं। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। परंतु यह सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर विभाजित नहीं होते। इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिक जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं और शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यावहारिक है और बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। खंडन के लिए हमारे पास लिखा जाए तो हमें इतना ही लिखना है स्पाइरोगायरा के बारे में। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक ही है, ज़्यादा नहीं है। आगे चलते हैं। पुनरुद्भवन, 8वीं टिप्पणी। पुनरुद्भवन की बात करते हैं। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये कई टुकड़ों में इसे काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं उत्तक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं। परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्य रूप से नया जीव उत्पन्न नहीं होता। प्रत्येक जीव इस प्रकार से पुनरुद्भवन नहीं कर सकता। 9वां सवाल है मुकुलन। हाइड्रा, ये चित्र जो दिख रहा है, हाइड्रा जो हैं, ऐसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग कर मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है।
ये हाइड्रा की बात है, हाइड्रा में मुकुलन। 10वां सवाल देखते हैं, कायिक प्रवर्धन। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियाँ कुछ परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। परतन, कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे पौधों को उगाने के लिए उपयोगी हैं। जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं उसके लिए यह विधि अच्छी है। इस कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। आगे चलते हैं, 11वां सवाल, बीजाणु समासंग। अनेक सरल बहुकोशिक जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं आपने देखी होगी, जिसे राइजोपस का कवक जाल कहते हैं। ये जनन के भाग नहीं हैं, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर, यहाँ पर देखिए, ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। ये गुच्छ बीजाणुधानी हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के लिए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती हैं। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगते हैं। तो यहाँ तक हम लिख सकते हैं। बीजाणु समासंग के बारे में ये चित्र बनाना है आप लोगों को। यहाँ तक हमने देखा। अगले वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में लैंगिक जनन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।